गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो भाई आज के लेक्चर में हम जो है स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक बात पहले ही बता दे भाई तुम लोग को, जो भी आदमी कुछ भी नहीं जानता मॉलिक्यूलर बेसिस के बारे में, कुछ भी नहीं, डीएनए के बारे में डी भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, सारी बातें आपको डिटेल में समझ में आएगी इंशाल्लाह। इस बात का हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा देर देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि बोलना क्या चाह रहे हैं। हर एक बात आप हमसे लिंक कर पाएंगे, हर एक बात आप हमसे समझ पाएंगे, फिर आपको जो है कहीं और लेक्चर देखने का मन ही नहीं करेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। खैर, हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले एक बात पर ध्यान दो, इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है। पापा से या मम्मी से, मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर जाना, मतलब आपके में, तुम्हारे में जो कैरेक्टर आया है, आंख का ब्लैक होना, ठीक है ना, बाल का ऐसा दिखना, चेहरा का ऐसा दिखना, हाइट का इतना होना, जो कैरेक्टर तुम में आया है तुम्हारे पेरेंट से, इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? जिस प्रोसेस से तुम्हारे पेरेंट से तुम में कैरेक्टर आया है उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। मतलब ये इनहेरिटेंस मतलब कुछ तो आया है तुम में ना। तो सर हाँ, हम में जो है जेनेटिक मटेरियल आया है, यानी कहीं ना कहीं हम इस बात पर ध्यान देंगे कि क्या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखेंगे कि ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा केमिकल है, ऐसा कौन सा चीज है सेल के अंदर जो ये इनहेरिटेंस को डिसाइड करता है। यानी कहीं ना कहीं हम डीएनए पर जाके देखेंगे, डीएनए के लेवल पर जाके देखेंगे हर एक चीज। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर बेसिस का इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किस तरीके से जो है हम वो केमिकल के बारे में पढ़ेंगे जो कि ये इनहेरिटेंस डिसाइड करता है। यानी कि सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? देखो भाई, जेनेटिक मटेरियल क्या है? जैसे मान लो ये प्रोकैरियोट है, सुनना ध्यान से, प्रोकैरियोट है, और ये मान लो यूकैरियोट है, यूकैरियोट से। देखो, प्रोकैरियोट को भी अपना जिंदगी चलाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, अपना जिंदगी चलाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। यूकैरियोट को भी अपना जिंदगी चलाने के लिए एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि सेल के अंदर करना क्या है। ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? सर चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन कौन डिसाइड करता है? ये कहाँ रहता है इंफॉर्मेशन? एक धागा जैसे चीज पर, एक धागा जैसे चीज पर, जिसे हम क्या कहते हैं? हम मेनली डीएनए कहते हैं। मेनली क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। तो सर जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल वो धागा जैसा स्ट्रक्चर है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि सेल कैसे काम करेगा। यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है सर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागा जैसा है। ये करता क्या है? स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है सर? ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। किस लिए? कोई भी काम करने के लिए, टू कैरी आउट फंक्शन। टू कैरी आउट फंक्शन मतलब सेल के अंदर क्या काम करना है ना बेटा, उस काम को जो है कौन डिसाइड करेगा? वो जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब जो है ये डीएनए जो है, ये डीएनए प्रोकैरियोट में इस तरह का दिखता है, मतलब सर्कुलर दिखता है। सर्कुलर मतलब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऐसे मैच कर जाता है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डीएनए पड़ा रहता है। मतलब एक बात तुमको क्या समझ में आया अभी तक? अभी तक तुमको ये समझ में आना चाहिए कि मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब ये है कि हम सेलुलर लेवल पे जाके देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस डिसाइड कर रहा है। तो हम बोलें कि वो जेनेटिक मटेरियल है। जैसे बैक्टीरिया का सेल ले लो, तब भी जेनेटिक मटेरियल होगा डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो धागे हैं। या यूकैरियोट ले लो, तब भी डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो धागे वाला डीएनए जेनेटिक मटेरियल। यानी कि एक बात हम कंफर्म कर सकते हैं कि सारे प्रकार के लिविंग सेल में, सारे प्रकार के लिविंग सेल में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है विदाउट एक्सेप्शन। मतलब ध्यान रखिए कि नोट कि ऑल लिविंग सेल, सारे लिविंग सेल में, सारे मतलब सारे, बैक्टीरिया से लेके सब, हैव डीएनए एज देयर। कैसा डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो धागे वाला,
डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो धागा हो, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा एज देयर जेनेटिक मटेरियल। ओके सर, सर क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? हाँ, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, पर कभी भी लिविंग में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। हाँ, कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह हो सकता है, याद रखिएगा। कुछ आरएनए में सम आरएनए, सॉरी कुछ वायरस में सम वायरस कैन हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। कुछ आरएनए, कुछ वायरस में आरएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर किसी भी प्रकार के लिविंग सेल में हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा होगा। ठीक है सर। सर तो इतना बात हमको समझ में आया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। सर जेनेटिक मटेरियल वो धागा जैसा चीज है जो कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि क्या काम करना है। हमारे में सारे लिविंग सेल में या किसी भी लिविंग सेल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल। तो सर हम में आरएनए क्या करता है? फिर हम में आरएनए करता क्या है? ठीक है, डीएनए जो है इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिया है, जेनेटिक मटेरियल है हमें डीएनए। आरएनए क्या करता है? तो व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए इन ह्यूमन बॉडी? तो आरएनए का जो है 3 रोल होता है ह्यूमन बॉडी में। रोल ऑफ आरएनए इन लिविंग सेल, रोल ऑफ आरएनए इन लिविंग सेल। भाई 3 ही रोल हो सकता है आरएनए का। सबसे पहला स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल मतलब जैसे राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, यानी कि स्ट्रक्चर बना रहा है ना, तो स्ट्रक्चरल रोल हो सकता है आरएनए का। दूसरा एडेप्टर की तरह काम कर सकता है। सर एडेप्टर क्या होता है? एडेप्टर का मतलब होता है ये इस तरह का जो है आरएनए आपको देखने को मिलेगा। एडेप्टर का मतलब होता है अमीनो एसिड को उठा के ले आने वाला, ये वाला, ये अमीनो एसिड को, ये अमीनो एसिड है को उठा के लाने वाला। ये दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ये क्या करता है, हम पढ़ेंगे आगे कि एमआरएनए पर जो होता है ना, इंफॉर्मेशन को रीड करता है, इंफॉर्मेशन को रीड करता है, समझ में आ रहा है, और जो है अमीनो एसिड को ला के यहाँ पर देता है। हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो एडेप्टर क्यों कह रहे हैं सर? एडेप्टर नहीं होता है जैसे चार्जर में ऐसे लगाते हैं, एक तरफ जो है वो लगता है बोर्ड से और एक तरफ मोबाइल लगता है, उसी तरीके से एक तरफ से पढ़ रहा है, एक तरफ से अमीनो एसिड जोड़ रहा है। अच्छा सर, तो दूसरा रोल एडेप्टर की तरह आरएनए काम कर सकता है लिविंग सेल में। तीसरा कैटालिटिक रोल हो सकता है, कैटालिटिक रोल हो सकता है आरएनए का। ठीक है सर, कैटालिटिक रोल मतलब इंजाइम की तरह काम कर सकता है, एक्ट एज एंजाइम, एक्ट एज इंजाइम की तरह। जैसे एग्जांपल तुम जानते ही होगे, राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है? आरएनए है जो कि इंजाइम की तरह काम कर सकता है। तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि देखिए हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सारे लिविंग सेल में विदाउट एनी एक्सेप्शन। दूसरी बात क्या समझ में आई? दूसरी बात आपको यह समझ में आई कि आरएनए का रोल क्या हो सकता है। तो आरएनए का रोल या तो स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर बना सकता है, राइबोसोम बना सकता है, या तो एडेप्टर मतलब अमीनो एसिड उठा के ला सकता है, या तो कैटालिटिक, कैटालिटिक का मतलब एंजाइम की तरह काम कर सकता है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस पर कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस पर कुछ सवाल करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले पहला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल? Which of the following have, इसे दिख नहीं रहा है, have RNA as their genetic material? बता भाई, RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह किस में काम कर सकता है? जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से। सर वायरस में काम कर सकता है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा वायरस है? सबसे पहला हम दे देते हैं TMV, दूसरा दे देते हैं मान लीजिए कि
क्यूलेक्स, तीसरा बोल देते हैं मान लीजिए प्लाज्मोडियम, और चौथा बोल देते हैं मान लीजिए क्या चीज़, क्या बोले हम, इस्चर्चिया कोलाई। सर तो क्या होगा सर, वायरस में हो सकता है, कुछ वायरस में आरएनए हो सकता है, तो ये हो सकता है आंसर। सर ये क्या है, तो मच्छर है, लिविंग सेल नहीं होगा। प्लाज्मोडियम इसमें हो नहीं सकता सर, और ये इस्चर्चिया कोलाई तो बैक्टीरिया, इसमें नहीं हो। किसी लिविंग सेल में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर सकता है। ठीक है सर, बताइए अगला क्वेश्चन, रोल ऑफ आरएनए इन वायरस। पहला, जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस, ऑब्वियस है यार, इन सम वायरस जेनेटिक मटेरियल। दूसरा, एडेप्टर मॉलिक्यूल। तीसरा कैटलिस्ट। चौथा ऑल। बताओ भाई आरएनए का रोल क्या हो सकता है, बोलो जल्दी से। तो सर आरएनए का रोल, तो आरएनए हम तो पढ़े हैं कि एडेप्टर की तरह काम कर सकता है, कैटालिटिक हो सकता है। सर ऑल हो जाएगा, ऑल नहीं होगा सर, अभी तो आप बताए थे भाई। एक बात बता, वायरस के पास अपना एंजाइम होता है, मतलब छोड़ो हटाओ, दूसरा बात समझो। हम कह रहे हैं वायरस के पास जो है, वायरस में आरएनए किसकी तरह काम करता है सर, जेनेटिक मटेरियल की तरह। एडेप्टर की तरह नहीं, वो सामने वाले होस्ट का मशीनरी इस्तेमाल करता है, समझे, जिसमें अब इन्फेक्ट करता है उस सेल के मशीनरी को इस्तेमाल करता है, अपना कुछ खास नहीं रहता है उसके पास। क्लियर है, तो वो बस जेनेटिक मटेरियल लेके जाता है। ठीक है सर, कुछ और क्वेश्चन करिए। रोल ऑफ आरएनए नॉट पॉसिबल, रोल ऑफ आरएनए इन लिविंग सेल एक्सेप्ट। पहला बोल सकते हैं क्या चीज, एडेप्टर। पहला एडेप्टर। दूसरा कैटलिस्ट। तीसरा स्ट्रक्चरल। चौथा जेनेटिक मटेरियल। तो हमें जो है किसी भी लिविंग सेल में किस तरह से वो आरएनए जो है काम नहीं कर सकता, तो आरएनए कभी भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर सकता। इतना बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट। इतना बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर, एकदम क्लियर है। तो आपको जो एनसीईआरटी में लिखा है ये यही लिखा हुआ है, इतना बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। यानी कि आपको कैसे चैप्टर मूव करना है, चैप्टर में ऐसे मूव करना है, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सारे लिविंग सेल में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, और आरएनए का कुछ रोल हम देख लिए लिविंग सेल में। तो सबसे पहले हम डीएनए को उठाएंगे और डीएनए के बारे में बात करेंगे, ठीक। फिर आरएनए उठाएंगे, आरएनए के बारे में बात करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले डीएनए के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो डीएनए है क्या, बताओ सर। डीएनए अभी तो आप बताएं जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो डीएनए किसका बना है, देखो डीएनए किसका बना है भाई, बता हमको जल्दी से। सर डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना है। अब कुछ बच्चे इनमें भी होंगे जिनको भाई ये भी नहीं पता न्यूक्लियोटाइड क्या है, चलो न्यूक्लियोटाइड ही बताएंगे। क्या भाई सही बोल रहे हैं कि नहीं? कुछ इसमें होंगे कि नहीं, तुम लोग में से है कि नहीं है सब कुछ? हाँ देखो, आप बचपन से तुम लोग देखे होगे यार, क्या कि इस तरह का क्या होता है सर, डीएनए है। हाँ सर वायरस ये बैक्टीरिया में तो ऐसा डीएनए होता है। अबे तो ठीक है ना, डबल ही स्टैंडर्ड है ना। हाँ सर ये बात तो है। तो डीएनए के बारे में देख लेते हैं, अबाउट डीएनए। सबसे डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है लिविंग सेल में। ओके सर, बढ़िया, डन। दूसरा कैसा होता है सर, डबल स्ट्रैंडेड है, बहुत बढ़िया। डबल स्टैंड मतलब क्या होता है सर, धागा होता है, ये दो धागे हैं। ओके सर, हम इन दो धागा को के सीधा करके दिखा रहे हैं, अभी घुमा हुआ है ना, अब सीधा करके दिखा रहे हैं, ठीक है सर।
ये जो एक धागा है किसका सर, डीएनए का, ये जो एक स्ट्रैंड है, हाँ सर, ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना हुआ है, मोनो यूनिट से मिलके बना है ऐसे। सर ये वाला ये भी ऐसे ही बना है छोटे छोटे से। ओके सर, जैसे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, हाँ सर, उसी तरह से ये चेन जो है इससे मिलके बना है। सर इधर नहीं होगा, इधर भी होगा, मतलब ये चेन जो है इससे, इस छोटे छोटे केमिकल से मिलके क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है सर, डीएनए बना हुआ है। ठीक है, इस छोटे छोटे चीज को हम देखते हैं, ये है क्या, इसको कहते हैं, इसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। अच्छा सर, ये एक को न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, हाँ, ये एक को, इस एक को, इसको न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड के चेन को, ये जो चेन दिख रहा है, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपको जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का चेन। अच्छा ठीक है, तो डीएनए में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो सर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बताइए यहां पर एक क्वेश्चन, करेक्ट अबाउट डिस्ट्रोफिन जीन इज पहला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दूसरा डबल स्ट्रैंडेड, तीसरा जो है क्या कह सकते हैं उसको क्या बोले भाई, सिंगल स्ट्रैंडेड, चौथा क्या बोले हम, मोर देन वन करेक्ट। बोलिए जल्दी से, क्या बोलेंगे, क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी फास्ट। सर ये जीन क्या होता है, जीन होता है, ये डीएनए है, इसका एक टुकड़े को जीन कहते हैं। सर टुकड़ा मतलब दो न्यूक्लियोटाइड होगा, हाँ सर, दो न्यूक्लियोटाइड का चेन होगा, हाँ, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है क्या सर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहने का मतलब होता है एक चेन, नहीं सर डीएनए, अरे भाई जीन मतलब यहां दो चेन हो की बात हो रही है, जीन मतलब यहां पर दो चेन की बात हो रही है, इधर, हाँ सर, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं होगा सर, डबल स्टैंडर्ड, हाँ ये होगा, जीन डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, सिंगल स्टैंड नहीं होगा, मोर देन वन करेक्ट नहीं होगा। इतना बात ठीक है कि नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट। अच्छा इतना बात ठीक है, हाँ सर, यानी कि एक को कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, इसके चेन को कह रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, हाँ सर, ऐसा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है डीएनए में, यस सर। अच्छा ये जो लेंथ ऑफ डीएनए है, ये कौन डिसाइड करेगा सर, ये न्यूक्लियोटाइड डिसाइड करेगा, यानी कि जितना बड़ा न्यूक्लियोटाइड का चेन होगा उतना बड़ा लेंथ होगा डीएनए का, यानी क्वेश्चन करेक्ट अबाउट डीएनए, पहला ऑप्शन, लेंथ इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। दूसरा मोर द न्यूक्लियोटाइड मोर इज द लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए। तीसरा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज पॉसिबल इन हैप्लॉयड स्पर्म, या इनकरेक्ट कर दो। चौथा डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज प्रेजेंट इन हैप्लॉयड एग। जल्दी बोलिए, देखिएगा, सुनिए ध्यान से, डीएनए के बारे में क्या सही है क्या गलत है। तो डीएनए का लेंथ न्यूक्लियोटाइड डिसाइड करेगा, यस, जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड उतना बड़ा डीएनए, ठीक है सर, ये तो सही है, हाँ।
मोर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोर इज द लेंथ ऑफ डीएनए, यस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज पॉसिबल इन हैप्लॉइड स्पर्म। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, हाँ सर। अब देखिए कई बच्चे क्या समझते हैं कि सर हैप्लॉइड में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ऐसा नहीं होता। ओके सर, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बस इतना फर्क है कि मान लीजिए डीएनए यहां पर इतना है हैप्लॉइड में, तो डिप्लॉइड में डीएनए ऐसे इसी का डबल कॉपी होगा, पर डीएनए होगा हमेशा डबल स्ट्रैंडेड। अच्छा सर, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पॉसिबल है? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है लिविंग में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये गलत बात है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा, यस, हैप्लॉइड में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। हैप्लॉइड में जो है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड में बस इतना फर्क है कि अगर यहाँ पर एक कॉपी है तो यहाँ दो कॉपी होगा, तो डबल स्ट्रैंडेड ही होगा, वो चाहे हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो। तो ये भी सही है। गलत क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इतनी चीज में इतना क्वेश्चन करा दिए, अरे अभी देखते चलो ना, इतना क्वेश्चन जो है आपको करा देंगे कि भाई मॉलिक्यूलर बेसिस आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, ओके सर। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि सर लेंथ ऑफ द डीएनए इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है सर। अब ये जो एक न्यूक्लियोटाइड यहां दिख रहा है आपको, यहां जो एक न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है, यहां दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा, यहां न्यूक्लियोटाइड यहां, ये इसको एक साथ हम बेस पेयर कहते हैं। बेस पेयर कहते हैं मतलब एक बेस पेयर में दो न्यूक्लियोटाइड होंगे। सर ये भी बेस पेयर है, सर ये भी बेस पेयर है, सर यहाँ सर ये भी बेस पेयर है, सर ये वाला ये भी बेस पेयर है। ठीक है सर। यानी कि अगर कहीं दिया हुआ है क्या चीज, इतना बात ठीक है, पहले इतना बात ठीक है, जल्दी बताइए। हाँ सर, दम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस स्लाइड से आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए कि लेंथ ऑफ द डीएनए डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा बात ये समझ में आना चाहिए कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है डीएनए में, और जो है इस पे हम क्वेश्चंस भी आपको करा दिए हैं। ठीक है सर। कुछ डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कुछ डेटा दिया हुआ है, सम डेटा इन एनसीईआरटी, सम डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। क्या सर? सबसे पहला कि एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। सर बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। ठीक है सर। इसके बारे में दिया हुआ है कि इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स बोला है, न्यूक्लियोटाइड्स बोला है, न्यूक्लियोटाइड्स, इसका मतलब है ये नहीं बोला, बेस पेयर नहीं बोला। बेस पेयर बोल देता इसका मतलब है दो स्ट्रैंड। न्यूक्लियोटाइड बोला है मतलब सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है ये। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दूसरा बात किया है लैम्डा फेज के बारे में बोला है 48526। अगर जहां पर तक हम करेक्ट है देख लेते हैं हम एक बार एनसीईआरटी में कि यहां पर 5386 ठीक है, 48502। अच्छा ये है, यहां बोला इतना बेस पेयर। बेस पेयर का मतलब सर, बेस पेयर का मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बेस पेयर मतलब सर ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया सर? सर डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है सर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड है, बहुत बढ़िया सर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर हम बात करते हैं इसमें क्या कहते हैं, हम में हैप्लॉइड, हम में जो हैप्लॉइड सेल है उसमें कितना होता है? सर उसमें होता है 3.3 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 3.3, कुछ डेटा जो है गड़बड़ हो गया सॉरी, 3.3 10 की पावर 9 इतना बेस पेयर। सर बेस पेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सर डिप्लॉइड के बारे में अगर हम बात करें तो, सर डिप्लॉइड के बारे में बात करेंगे तो कितना होगा सर? डबल कर दीजिए, मतलब 6.6 इंटू 10 के पावर 9 इतना बेस पेयर। बेस पेयर क्यों कह रहा है? क्योंकि हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है सर, इकोलाई में कितना होता है? एनसीईआरटी इकोलाई में बोलता है कि 4.6 10 की पावर 6 इतना बेस पेयर। बेस पेयर क्यों सर? उसमें डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इतना बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलिए, इतना बात क्लियर है या नहीं है?
एकदम बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सुनिए, कैसे याद करें सर, कैसे याद करें? हम तो ऐसे याद किए थे, थोड़ा अभी गलती से भूल गए थे, ध्यान सुनिए। हम ऐसे याद किए हुए थे 5 3 8 होता है, ठीक है सर, 5 3 8 लिख दिए, 5 3 8 लिख दिए, और वो तो हो ही जाएगा, 5 3 8 हो ही गया तो फिर हो जाएगा, ठीक है सर। लैम्डा फाज कैसे रखते हैं? 48 और 2 50, 48 और 2 50, 48 और 2 50, ठीक है सर। सर हैप्लॉइड में तो ये 3 के 3.3, ये तो ठीक याद रहता है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। यहाँ कैसे 4.6, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आएगा, ये थोड़ा मोड़ा आइडिया लग जाता है। अब इसे सवाल कैसे बनाएंगे? सीधा सवाल ये करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। पहला क्या सर? नाइट्रोसोमोनास। दूसरा अजोटोबैक्टर। तीसरा HIV। चौथा बैक्टीरियोफेज। सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी बोलिए क्या होगा आंसर, जल्दी फास्ट बोलिए, जल्दी से, अरे बोलिए। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA किसमें मिलेगा? सर हम कैसे बताएं? भाई देखना यार, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इसके बारे में लिखा है इतना, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, यानी कि इसके बारे में बात किया है। याद रखिएगा, लैम्डा फाज ये भी डबल स्ट्रैंडेड DNA, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होगा ही डबल स्ट्रैंडेड, ये होगा ही, ये तो डबल स्ट्रैंडेड DNA है ही। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मिलता है। तो यानी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के मतलब किसके पास होगा? इसके पास, HIV के पास RNA होता है, और ये दोनों जो है बैक्टीरिया है, तो DNA होगा डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर है सर? बोलिए जल्दी से, क्लियर है या नहीं है? बोलिए। यस सर, एकदम क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अभी तक आपके दिमाग में क्या क्या सेट होना चाहिए। सबसे पहले हम सवाल आपको उठाए हैं इस तरीके से टॉपिक को कि हम बोले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। तो बोले जेनेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। किसी प्रकार के लिविंग सेल में DNA जेनेटिक मटेरियल है, कुछ वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो हम में RNA का क्या रोल है? एडेप्टर, अमीनो एसिड उठाने वाला, कैटलिस्ट मतलब एंजाइम की तरह, और स्ट्रक्चरल मतलब राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने वाला। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब जो है हमारा टॉपिक आ गया, क्या चीज़? अभी तक आपको हम ये बताए हैं कि DNA के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और DNA के बारे में ही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये DNA था सर, DNA ऐसा होता है, खोल के दिखाएं उसको, तो DNA ऐसा नहीं भाई, खोल के दिखाएं DNA सर, ये ऐसा न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। हाँ सर, कितने न्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं सर? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। अच्छा सर, सर ये एक क्या है? ये बेस पेयर है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। यस सर, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, यानी कि हमारा ये जिम्मेदारी आ जाएगा, अगर आपको DNA पढ़ना भी है, अगर आपको क्या करना है सर, DNA पढ़ना है तो पहले ये पढ़ लो न्यूक्लियोटाइड का तुम चेन बना दो, न्यूक्लियोटाइड का चेन बना दो, और ऐसा 2 चेन बना दोगे तो DNA बन जाएगा। हाँ सर, यानी कि हमको क्या पढ़ना चाहिए सर? हमको न्यूक्लियोटाइड पढ़ना चाहिए, ताकि जो है हम ये बता सकें, ताकि हम ये बता सकें कि क्या हो रहा है, कि हम ये बता सकें कि क्या हो रहा है, कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसका चेन बन रहा है। तो DNA हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ लेंगे। आइए न्यूक्लियोटाइड के बारे में जान रहे थे सर। न्यूक्लियोटाइड होता क्या है सर? इतना हमको पता है कि मोनोमर है, मोनोमर है,
किसका सर? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। अरे चचा, ये इस एक को कह रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ऐसा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब मिल जाए ना, तो ये बना रहा है न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए, डीएनए बना रहा है। अच्छा सर ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया जाए? हाँ सर पढ़ लिया जाए। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? केमिकल होता है ये वाला, ठीक है सर। ये खुद से बना होता है, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं दोबारा। देखो एक बात हम 5 बार बोलेंगे ताकि याद हो जाए, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है सर। इसमें जो है ना, इस न्यूक्लियोटाइड में 3 केमिकल होता है सर। इसमें, हाँ इसमें, एक में, ठीक है सर। इसमें 3 केमिकल होता है, हाँ। कौन कौन? एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है सर। दूसरा होता है शुगर, ठीक है सर। हम शुगर पहले लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, हर बुक में ऐसे ही लिखा रहता है शुगर, ठीक है सर। दूसरा नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है सर। तीसरा फॉस्फेट, यस सर। तो ये 3 केमिकल होता है इस एक न्यूक्लियोटाइड चेन में, ठीक है सर। तो एक काम करते हैं ना सर, एक काम करते हैं ना, पहले हम शुगर पढ़ लेंगे, ठीक है सर। फिर नाइट्रोजनस बेस पढ़ लेंगे, ठीक है सर। फिर फॉस्फेट पढ़ लेंगे, ठीक है सर। क्लियर? यस। शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस को हम एक साथ लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या लिखते हैं सर? न्यूक्लियोसाइड। तो तुम इतना तो समझ गए होगे यार, हमको तो इतना एक्सपेक्टेशन है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट होता है। हाँ सर, इतना बात तो हम समझ ही गए। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं सर? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यानी कि हम न्यूक्लियोटाइड को ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। यस सर, एकदम कह सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। करेक्ट अबाउट न्यूक्लियोटाइड। पहला ऑप्शन मोनोमर, मोनोमर इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मोनोमर इन ये क्या कह सकते हैं? डीएनए कह सकते हैं। मोनोमर उसका मोनोमर है, पता नहीं, बताओगे तुम लोग। फिर हम बोल सकते हैं मेड अप, कंटेन्स नाइट्रोजनस बेस, कंटेन्स शुगर और फॉस्फेट्स, शुगर फॉस्फेट, और ओनली लिख देते हैं यहाँ पर। और फिर चौथा क्या बोलें जल्दी बोलो। कंटेन्स शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट। चलो हम घुमा नहीं रहे क्वेश्चन को, सीधा ही रख रहे हैं कि मोनोमर। हटाओ इसको, हटाओ, यहाँ कुछ और लिख देते हैं। करेक्ट अबाउट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस नाइट्रोजनस बेस। बोलो करेक्ट क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट, ओनली जल्दी बोलो। बोलोगे? बोलो जल्दी फास्ट बताओ क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। 1 सेकेंड यार। हाँ तुम लोग अपना सोचो ना, आंसर क्या होगा, तुम लोग बताओ अपना जल्दी से, जल्दी फास्ट बताओ। अरे बोलो यार, तुम एकदम चुप रहते हो यार तुम लोग। क्या होगा वहां, बताओ आंसर क्या होगा। सर आंसर हम क्या बताएं इसमें, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है।